आज के वीडियो में बात करेंगे हम बिजनेस स्टडीज, जो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट्स में बीएसटी, और ये क्लास 12th का है। इसमें आज हम बताएंगे संगठन की संरचना के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम 5 लेक्चर को हम बता चुके हैं, तो पहले 5 लेक्चर को आप देख लीजिएगा, उसके बाद में छठा लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। और ये हम इसका जूम ऐप पर भी क्लास ले रहे हैं, सुबह में 9 से 10 और शाम में 7 बजे से 8 बजे तक क्लास चलता है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल दिए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ में आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोला है संगठन संरचना। ठीक है, बोला है जो संरचना है वो क्या है कि यह एक ढांचा है। ठीक है, यह परिभाषित करता है कि संगठन में कार्य कैसे विभाजित किए जाते हैं, कर्मचारियों के बीच समन्वय कैसे स्थापित होती है, और यह निर्णय कैसे लिए जाते हैं, और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कि जो संगठन संरचना, पहले आप समझ लीजिए, जो संगठन संरचना के पहले आप समझिए संगठन क्या है। संगठन को आप एग्जाम्पल से आप समझिए कि अगर कोई भी माला है, जो भी माला जो बनता है, उस माला को आकार देने के लिए क्या होता है कि छोटा छोटा जो होता है उसमें जो दाना होता है, अर्थात उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मोती। तो छोटा छोटा मोती को जब हम लोग क्या करते हैं, एक धागे के अंदर में इसको जब पिरोरा जाता है तो क्या होता है, एक माला का आकार होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग कोई भी संगठित कार्य करते हैं, कोई भी कार्य को करने के लिए संगठन बनाया जाता है, उस संगठन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जमा होते हैं और एक साथ निर्णय लेते हैं कोई भी कार्य को करने के लिए। बोला है और संगठन के बीच में समन्वय होता है, एक दूसरे के साथ में विश्वास होती है। ठीक है, बोला है संगठन संरचना के प्रकार। तो इसका जो प्रकार को हम अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे क्या इसका प्रकार है। सबसे पहला है पदानुक्रमिक संरचना। ठीक है, मतलब पदानुक्रमिक संरचना मतलब होता है एक सीक्वेंस से होता है। ठीक है, बोला है यह सबसे पारंपरिक प्रकार की संरचना है जिसमें एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है, जिसमें शीर्ष पर अधिकारी होती है, जो अधिकार होता है, जो अधिकारी होता है, बड़े बड़े पद का जो होते हैं वो शीर्ष पर होती है। बोला है और नीचे की और कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक स्तर के कर्मचारी सीधे ऊपर वाले स्तर कर्मचारी के रिपोर्ट करते हैं। यह संरचना स्पष्ट जवाबदेही और संचार की श्रृंखला प्रदान करती है। मान लीजिए अगर इस तरह से आप है, मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। मान लीजिए अगर इसको अपनी बात को पहुंचाना है नंबर 1 पर, तो ये क्या करेगा, ये है सो 3rd नंबर पर करेगा, और 3rd वाला है सो 2nd पर, और 2nd वाला है सो 1st वाला को। इस तरह से इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। अब बोला है कार्यात्मक संरचना। ठीक है, तो कार्यात्मक संरचना के तौर पर क्या होता है कि इसमें संगठन के कार्य या विभाग के आधार पर विभाजित किए जाते हैं, जैसे कि बिक्री, विपणन, वित्त और उत्पादन। बोला है दूसरा है कि प्रत्येक विभाग का अपना प्रबंधक होता है, जो उस विभाग के कार्य और कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी होती है। बोला है यह संरचना विशिष्ट कार्यों की विशेषज्ञता जो होता है, विशेषज्ञ होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, को बढ़ावा देती है। बोला है इसका उपयोग अक्सर उन संगठन में किया जाता है जो समाज में उत्पाद एवं सेवा का उत्पादन करते हैं। आप समझ लीजिए कि बोला है कि पहला क्या होता है कि संगठन में होता है कि विभाग होती है,
कोई भी फर्म होती है, उस फर्म के अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग विभाग बनाया जाता है और प्रत्येक विभाग के लिए एक प्रबंधक को नियुक्त किया जाता है और उस प्रबंधक के द्वारा एक विभाग का देखभाल किया जाता है और उसके बीच में जितना भी कार्य को होता है वो अगला डिपार्टमेंट को बढ़ा देता है। इस तरह से कार्य को करने में आसानी होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए अस्पताल, देखिए जो अस्पताल होती है, अस्पताल में एक डिपार्टमेंट ही होती है, ओपीडी 1, ओपीडी 2, इस तरह से करके तो होती है, 10 से 15 होती है। उसी तरह से विश्वविद्यालय में होती है, अलग अलग क्लास होती है। विनिर्माण कंपनी होती है, कंपनी का जो भी निर्माण होती है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का निर्माण हो रही है, तो उस गाड़ी का एक एक पार्ट को अलग अलग स्थान पर लाया जाता है, उसको असेंबल किया जाता है, तो तब कार का निर्माण होती है। ठीक है। एक ही जगह का निर्माण नहीं हो सकती है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में विभाजित कर दिया जाता है ताकि कार्य को करने में आसानी हो। बोला है मैट्रिक्स संरचना। मैट्रिक्स संरचना के तात्पर्य क्या होता है कि यह संरचना पदानुक्रमिक और कार्यात्मक संरचनाओं का मिश्रण है। मतलब हम लोग जो दोनों पढ़े हैं वो दोनों का जो मिश्रण कर दीजिए उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स संरचना। बोला है इसमें कर्मचारी एक विभाग और एक परियोजना उत्पादक टीम दोनों के लिए रिपोर्ट करती है। ठीक है। बोला यह संरचना जटिल परियोजना के लिए लचीलापन और विशेषज्ञता प्रदान करती है। इसका उपयोग अक्सर उन संगठनों के लिए किया जाता है जो अलग अलग परियोजना पर कार्य करती है। बोला है जैसे उदाहरण के लिए विज्ञापन एजेंसियां। ठीक है। विज्ञापन एजेंसी क्या क्या होती है कि अभी पूरा इंडिया में देखा जाए तो अलग अलग विज्ञापन होती है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग फर्म है, अलग व्यवसाय है। तो हर एक व्यवसाय को आगे की ओर अग्रसर करने के लिए हम लोग विज्ञापन का सहारा लेते हैं। ठीक है। बोला है फर्म, अनुसंधान और विकास। ठीक है। बोला है सपाट संरचना। सपाट संरचना का तात्पर्य क्या होती है कि इसमें कम प्रबंधकीय स्तर होती है। ठीक है। और कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता होती है और बोला है निर्णय लेने का अधिकार अक्सर निचले स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता है। यह संरचना तेजी से, मतलब ये बोला है यह संरचना संचार को तेज और अधिक कुशल बना सकती है। इसका उपयोग अक्सर छोटे गतिशील संगठनों में किया जाता है। बोला है स्टार्टअप कंपनियां होती है, गैर लाभकारी संगठन होती है, छोटे व्यवसाय होती है। बोला है वर्चुअल संरचना। अब बोला कि वर्चुअल संरचना के तौर पर क्या होती है, इसमें कर्मचारी, बोला है इसमें कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर काम करते हैं और इंटरनेट और अन्य तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। मान लीजिए आज मेरा जो है हजारीबाग में, मान लीजिए कि मेरा कोचिंग है। ठीक है। इसी कोचिंग को हम रांची में हम डालते हैं, धनबाद में डालते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, झारखंड के बीच में अगर हम इसी का हम जो अपना जो इंस्टीट्यूट है उसको अगर हम दिल्ली में अगर शिफ्ट करते हैं, दिल्ली में अगर ब्रांच डालते हैं, वहां पर क्या होगा, एक हम प्रबंधक को नियुक्त करेंगे। उस प्रबंधक को हम तो मेरा मेन ब्रांच है हजारीबाग में, तो उसको कनेक्टिविटी करने के लिए क्या होती है कि कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट की सहायता ली जाती है। ठीक है। उसी क्या बोलते हैं, वर्चुअल कहते हैं। बोला है यह संरचना संगठन को लागत कम करने और प्रतिभा पूल का विस्तार करने में अनुमति देती है। मान लीजिए अगर हम पर डे अगर हम हजारीबाग से अगर हम दिल्ली जाए तो मेरा खर्च बढ़ेगा, टाइम जाएगा, तो उस टाइम को बचत करने के लिए अभी के समय में इंटरनेट के सुविधा से हम लोग बोलते हैं वर्चुअल संरचना, मतलब वर्चुअल कम्युनिकेट कर पाते हैं। हालांकि यह संरचना सहयोग को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। बोला है इसका उपयोग अक्सर उन संगठन में किया जाता है जिनकी वैश्विक उपस्थिति होती है, जैसे कंपनियां, फ्रीलांसिंग एजेंसियां हो गया, ऑनलाइन शिक्षा हो गया। अभी हम जो एग्जांपल दिए वो ऑनलाइन शिक्षा इसी के तहत में। ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर कीजिए। और आप जो हम जो क्लास बोले जूम ऐप पे उस पर ज्वाइन कीजिए। और ये हम जितना भी हम बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसी टॉपिक को हम उठाकर आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जानेंगे हम संगठन संरचना का चयन करते समय संगठनों को कई कारकों पर विचार करना चाहिए। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए जो संरचना होती है उसे चयन करते समय क्या क्या बात को हमको ध्यान रखना है। बोला है संगठन का आकार। पहला क्या है? संगठन का आकार। दूसरा है संगठन का उद्योग, क्या उद्योग का है, ठीक है। संगठन के लक्ष्य क्या है, संगठन की संस्कृति क्या है, और प्रौद्योगिक उपयोग क्या है। इन सभी के बारे में आप चलिए आप विस्तार से हम जानकारी को लेंगे। पहला है विभागीय संगठन संरचना। बोला है यह एक प्रकार का संगठनात्मक ढांचा है जो कार्यों को विभागों के आधार पर संगठन को विभाजित करती है। तो काम को जो भी कार्य है फर्म में उसको आसान करने के लिए हम लोग अलग अलग विभाग को बांट दिया करते हैं और उस विभाग में अलग अलग मैनेजमेंट को भी नियुक्त कर देते हैं ताकि उस कार्य को करने के लिए आसानी हो। बोला है कि यह सबसे आम और पारंपरिक संगठनात्मक संरचनाओं में से एक है। बोला है विभागीय संरचना की विशेषता। अब हम जानेंगे कि इसका विशेषता क्या क्या होती है। बोला विभागों में विभाजन, ठीक है। बोला है संगठन को कार्य या गतिविधि को आधार पर विभागों में विभाजित किया जाता है, मतलब कि अलग अलग किया जाता है। जैसे कि बिक्री, विपणन, वित्त, उत्पाद, मतलब कि मार्केटिंग कोई अलग दिख रहा है, फाइनेंस कोई अलग दिख रहा है, प्रोडक्शन को अलग दिख रहा है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग बांट दिया करते हैं। उससे क्या होगा कि कंपनी सफलता की ओर अग्रसर हो सके और प्रॉफिट हो। विशेषज्ञता, जो विशेषज्ञ है, बोला है प्रत्येक विभाग का अपना प्रबंधक होता है। हमेशा बताए हुए हैं कि हर एक शाखा के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट का एक प्रबंधक होता है। बोला है जो उस विभाग के कार्य और कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर उस कार्य में कुछ भी गड़बड़ी हो तो किसको पकड़ेंगे? हम प्रबंधक को पकड़ेंगे। बोला है कि यह संरचना विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञता को बढ़ावा देती है। बोला अस्पष्ट जवाबदेही। अस्पष्ट जवाबदेही के तात्पर्य क्या होता है कि प्रत्येक कर्मचारी एक विशिष्ट विभाग और प्रबंधक को रिपोर्ट करता है जिससे जवाबदेही अस्पष्ट होती है। बोला है संचार की श्रृंखला। आप जानेंगे कि संचार की श्रृंखला क्या है। बोला है यह अस्पष्ट पदानुक्रम होती है जिसमें जानकारी ऊपर से नीचे से और ऊपर तक बहती है। और इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। एकदम फ्रेश नोट्स होना चाहिए ताकि आप लोग का जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम के समय में आप लोग रिवीजन कर पाइएगा। तो रिवीजन करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि नोट्स को बनाइए और ये प्रॉपर का नोट्स है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसी से है रिलेटेड, तो ध्यान दीजिए। बोला है विभागीय संरचना के फायदा। अब जो हम विभाग को अलग अलग विभाग हम बांट रहे हैं उसमें क्या होगा? बोला दक्षता। बोला है यह संरचना कार्यों में विशेषज्ञ और स्पष्ट जवाबदेही के माध्यम से दक्षता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। बोला प्रभावी नियंत्रण। प्रभावी नियंत्रण का तात्पर्य क्या होता है कि स्पष्ट पदानुक्रम और जवाबदेही प्रणाली प्रबंधक को अपने विभागों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में मदद करती है। हम बार बार बोल रहे हैं, इसका नोट्स आप लोग बना लीजिए, ठीक है। बोला है विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट होता है। बोला है कि यह संरचना कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञ बनने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बोला स्पष्ट लक्ष्य। स्पष्ट लक्ष्य होता है कि प्रत्येक विभाग के
अपने विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देते हैं। बोला है विभागीय संरचना के नुकसान। अब हम लोग तो फायदा इसे देख ली, अब क्या नुकसान होती है। बोला है संचार बाधाएं। बोला है विभागों के बीच संचार बाधित हो सकता है जिससे गलतफहमी और संघर्ष हो सकती है। ठीक है। बोला कम नवाचार। बोला कर्मचारियों को जोखिम लेने और नए विचारों को साझा करने से हतोत्साहित किया जा सकता है। बोला है ग्राहक का अभाव। बोला है विभागों को ध्यान आंतरिक लक्ष्यों पर केंद्रित हो सकता है बजाय ग्राहकों की जरूरत पर। बोला है कि विभागीय संरचना के लिए उपयुक्त संगठन क्या है। बोला है बड़े स्थापित संगठन या संरचना बड़े जटिल संगठनों के लिए उपयुक्त होती है जिनके पास स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य और लक्ष्य होती है। बोला है उत्पाद या सेवा में स्थिरता। इसका तात्पर्य क्या होता है कि यह उन संगठन के लिए उपयुक्त है जो अपेक्षाकृत स्थिर उत्पाद या सेवा का उत्पादन करता है। वहीं बोला है कि औपचारिक संस्कृति। बोला है यह संरचना औपचारिक संस्कृति वाले संगठन के लिए उपयुक्त होते हैं जो स्पष्ट नियम और प्रक्रिया में महत्व होती है। ठीक है। तो इसके बाद में हम लेक्चर 7 चलेगा, उसमें हम MCQ करवा देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग और क्लास में ज्वाइन कीजिएगा जूम ऐप पर। ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।